हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? सभी का स्वागत है अफसर सीरीज में। और आज हम लेके आए हैं बेटा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर 4। जी हाँ, वीडियो नंबर 4। बेटा इससे पहले वाली वीडियो में हमने सब कुछ देखा था अबाउट रेजिस्टेंस। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ जाओ और पहले वो वीडियो देखो। आज का वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, शॉर्ट होने वाला है, क्रिस्प होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट रेजिस्टिविटी। जी हाँ, रेजिस्टिविटी देखने वाले हैं और टेम्परेचर डिपेंडेंस भी देखने वाले हैं। कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस उसको देखेंगे कि रेजिस्टेंस का क्या होता है। एक फॉर्मूला होता है उसको भी देखेंगे, ड्राइव भी करेंगे उसको, ग्राफ्स देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है, ठीक है? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जो बच्चा पहली बार आया है, सभी का स्वागत है मेरे चैनल विच इज फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे, और मेरा नाम जी हाँ वरुण। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं व्हाट इज रेजिस्टिविटी। तो ये 10th का ही टॉपिक है, लेकिन 12th में इसमें थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हैं। देखो, पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपने देखा था कि हम एक फॉर्मूले पे पहुंचे थे विच सेज R इक्वल्स टू ml अपॉन NE² टाउ एवरेज टाइम्स A। ये एक फॉर्मूला आया था रेजिस्टेंस का, ठीक है? इस फॉर्मूले की पूरी डेरिवेशन हमने करी थी। अगर आप इस फॉर्मूले को कंपैरिजन करो इसके जनरल फॉर्मूले R इक्वल्स टू रो L/A से, अगर आप इससे कंपैरिजन करो तो आप ये बता पाएंगे कि जो रो है ना वो बराबर है m अपॉन NE² टाउ एवरेज के, ठीक है? इसके बराबर है। देखो ये वैल्यू यहाँ रखी हुई है, L/A बाहर है। तो ये जो फॉर्मूला आपका बना है ना बेटा, इसी को ही कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी है क्या, इसको डिफाइन कैसे करा जाता है? तो 10th में भी इसको डिफाइन करना आपने देखा था। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी होती है बेटा किसकी? किसी भी मटेरियल की, किसी भी मटेरियल की कैसी प्रॉपर्टी? करंट को अपोज करने की। सर वो तो रेजिस्टेंस होता है। हाँ, रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है टू अपोज द करंट, ठीक है? ये जो रेजिस्टिविटी है ना, ये एक अपनी इनबिल्ट सी प्रॉपर्टी है और ये किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसको आपने डिफाइन भी करा होगा। देखो कैसे डिफाइन करा होगा। अगर आप इस फॉर्मूले को पकड़ो, इस फॉर्मूले को पकड़ो, इस फॉर्मूले को पकड़ो और मैं इसकी डेफिनेशन बनाऊं, डेफिनेशन, तो मैं बोल सकता हूं कि फर्ज करो मेरे पास एक ऐसी तार है, मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसका लेंथ जो है वो बेटा 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। अगर मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी लंबाई 1 मीटर और मोटाई 1 मीटर स्क्वायर है, अगर मैं ये दोनों वैल्यू L और A की जगह रखूं तो मुझे फॉर्मूला मिलेगा R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। L और A की जगह 1 रखोगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा रो 1/1 यानी इक्वल्स टू रो, यानी R विल बी इक्वल्स टू रो। अब यहाँ से डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर टू अपोज द करंट। ये प्रॉपर्टी है ना? मैं लिख देता हूँ तो आप बोल सकते हो रेजिस्टिविटी इज equal to resistance of a conductor which has a length of 1 meter and area of cross section 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है? रेजिस्टिविटी उस तार के, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर है जिसकी लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर स्क्वायर। ये एक बढ़िया सी डेफिनेशन बन गई है, CBSE में आपके काम आएगी, वरना एक बेसिक डेफिनेशन ऊपर भी लिखी हुई है। अच्छा, रेजिस्टिविटी के जो मेन फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखो। इस फॉर्मूले में ना तो L है ना A है, मतलब तार को लंबा कर दो, तार को मोटा कर दो, रेजिस्टिविटी इस पर डिपेंड ही नहीं करती है। इसका मतलब जो रेजिस्टिविटी होती है ये इंडिपेंडेंट होती है
किसके? शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये उस पर डिपेंड ही नहीं करती। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करती है? किस चीज़ पे? देखो, ये डिपेंड करती है मास पे। मास तो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का। ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। मास है कितना? मास कितना इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन का मास कितना? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अच्छा, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये चार्ज है। तो सिर्फ ये चार्ज है और ये मास है। क्या ये बात समझे? तो ये डिपेंड किस पे कर रही है? ये एन और टाउ एवरेज पे डिपेंड करती है। एन और टाउ एवरेज पे। क्या ये बात आप समझे? तो अब हम देखने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, और हम इसमें ये देखेंगे कि एन और टाउ एवरेज पे ये डिपेंड कैसे करती है। ठीक है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी अभी हमने देखा कि रेजिस्टिविटी का हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? रो इक्वल्स टू एम बटे एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज। बेटा ये फॉर्मूला है हमारे पास। और हम इतना तो जान ही गए हैं रेजिस्टिविटी को लेके कि जो रेजिस्टिविटी है इसमें m और e ये दोनों कांस्टेंट है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे कर रही है? मेरे हिसाब से तो रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है n पे और टाउ एवरेज पे। क्या ये बात आप समझ आई? n पे कर रही है और टाउ एवरेज पे ये डिपेंड कर रही है। अब हमको ये देखना है कि टेम्परेचर बढ़ने पर n और टाउ एवरेज में क्या फ़र्क आता है। मैं एक बार याद दिलाऊंगा कि n क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और टाउ एवरेज क्या होता है बेटा? ये होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पे इस पे क्या फ़र्क आता है। तो लेट मी सिंपली, मैं एक बेसिक सी आपके लिए एक टेबल बनाता हूँ, उससे आप इजीली समझ पाएंगे कि एक बेसिक क्या फ़र्क आ रहा है। Shall I draw this? ये भी काम आएगा क्या? Oops. क्या हो रहा है यार? आज बहुत दिक्कत हो रही है। चलिए, जितनी देर भी कर सकते हैं। आई एम ट्राइंग सिंस मॉर्निंग टू बी प्रिसाइज। एक बार मैं आवाज़ किसी तरीके से बंद करूं। ऑलराइट, सॉरी। आइए देखते हैं। तो बेटा टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो इससे क्या इफेक्ट आएगा? एन और टाउ एवरेज पे, वो देखते हैं। देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे कोवलेंट बॉन्ड फटाफट तेजी से टूटेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ने पे एन जो है वो इंक्रीज होगा। अगर एन इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी विल गो डाउन, तो रेजिस्टिविटी नीचे आ जाएगी। और रेजिस्टिविटी कम हुई तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। दिस विल हैपन अगर टेम्परेचर बढ़ा तो। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर टेम्परेचर बढ़ा तो जो जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक ऐसे जा रहे हैं वो बहुत खटाखट तेजी से जाएंगे। तो एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका फर्क ये हुआ कि जो टाउ एवरेज है वो डिक्रीज कर जाएगा। टाउ एवरेज डिक्रीज करा तो रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी एंड रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज R इक्वल्स टू रो L बाई ए। तो ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। लेकिन ऑन द सेम टाइम जो नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है
वो बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने के साथ वो टेम्परेचर को, वो रेजिस्टेंस को घटा रहा है या रेजिस्टिविटी को घटा रहा है। तो सेम टाइम पे रेजिस्टिविटी बढ़ भी रही है और रेजिस्टिविटी घट भी रही है अगर आप टेम्परेचर दोनों जगह बढ़ाते हो तो एंड में क्या होगा, क्या होगा? अरे भैया जो ताकतवर होगा उसका बोलबाला होगा, और क्या होगा? तो हमको ये देखना है कि कहां पर टाउ एवरेज ज्यादा होगा, है ना, टाउ एवरेज डोमिनेंट होगा, और कहां पर नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डोमिनेंट होगा। जो डोमिनेंट होगा वो ही नेट चेंज लेके आ पाएगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। तो हमको इसके बस ग्राफ देखने हैं। जैसे मान लो कंडक्टर्स है, अब कंडक्टर्स के पास तो ध्यान से देखो, अगर कंडक्टर्स का केस देखें तो इसमें नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा है, पहले से ही बहुत ज्यादा है। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा भी लिया तो कितने ही बढ़ जाएंगे यार, अरबों खरबों की तादाद में है, उसमें से 100-200 करोड़ बढ़ भी गए तो क्या ही फर्क पड़ा। उसका एन जो है, एन दिस पॉइंट, ये ज्यादा डोमिनेंट नहीं हो पाएगा। दिस विल मोर डोमिनेंट इन कंडक्टर्स। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा। तो अगर मेरे को ग्राफ प्लॉट करना हो रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर में, तो बेटा फॉर कंडक्टर्स इसका जो ग्राफ है वो बढ़ेगा, मतलब इट विल गो लाइक दिस। क्या आप ये समझे? मैं फिर कह रहा हूं, हेयर टाउ एवरेज विल बी मोर डोमिनेंट। तो टाउ एवरेज बढ़ेगा, ये बढ़ा, अगर टाउ एवरेज बढ़ा तो इसकी वजह से जो एवरेज टेम्परेचर अगर बढ़ाया, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी वजह से टाउ एवरेज डोमिनेंट है, तो टेम्परेचर बढ़ने पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, ये घटा तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो। क्या ये बात समझे? ये होगा इन कंडक्टर्स। क्या ये चीज़ समझ आई? अब सिमिलरली एक ऐसा ही केस हमको देखना है फॉर सेम सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होगा? देखो सेमीकंडक्टर्स में नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होते, तो वहां पर सेमीकंडक्टर्स में दिस विल बी मोर डोमिनेटिंग। ये किस में डोमिनेंट था? ये किस में डोमिनेंट था? फॉर कंडक्टर्स। और ये किस में डोमिनेंट रहेगा? फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में पहले से नहीं है ज़्यादा फ्री चार्ज पार्टिकल, है ना, डोपिंग करते हैं उसकी ताकि फ्री चार्ज पार्टिकल बढ़े, तो उसमें इतनी ज़्यादा नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएगा, बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। तो अगर एन बढ़ेगा तो क्या पैटर्न मिलेगा आपको? क्या पैटर्न मिलेगा? टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया तो इसकी वजह से आपने क्या नोट करा? आपने ये नोट करा कि टेम्परेचर बढ़ा तो इसकी वजह से एन इंक्रीज़ हुआ। एन इंक्रीज़ हुआ तो जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो गई, और ये डिक्रीज़ हुआ तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ हुआ। यानी रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इट विल गो लाइक दिस। किसके लिए? फॉर सेमीकंडक्टर। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अलॉयज़ के लिए। अब अलॉयज़ के लिए क्या होगा? जैसे टंगस्टन, नाइक्रोम, याद है अलॉयज़ क्या होते थे? टंगस्टन एंड नाइक्रोम, ये सब अलॉयज़ होते थे, 10वीं में पढ़े होंगे, फिलामेंट में और हीटर में लगाए जाते थे, याद आया? तो इनमें क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने में? तो अलॉयज़ में अब होता क्या? अलॉयज़ में दोनों ही इक्वल डोमिनेटिंग होते हैं, मतलब जितनी तेज़ी से चार्ज पार्टिकल बढ़ते हैं उतनी तेज़ी से एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी घटेगा, दोनों डोमिनेटिंग रहेंगे। तो इसलिए अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा मिलेगा सेमीकंडक्टर्स के लिए। बट ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये ग्राफ एक तरीके का आइडियल ग्राफ है। अगर आइडियल ग्राफ पूछे तो आप ऐसा बनाएं। असली में ऐसा नहीं होता, असली में तो रेजिस्टेंस हल्का सा बढ़ता है, ठीक है। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है आपके लिए, ये एक तरीके का रियल ग्राफ है, रियल बोल दो या प्रैक्टिकल बोल दो, ये प्रैक्टिकल ग्राफ है। तो अगर आपसे प्रैक्टिकल ग्राफ पूछे तो आप RT बनाओ और हरा वाला, और अगर आपसे
आइडियल पूछे तो RT बनाओ और ऑरेंज बनाओ, दैट्स इट। क्या ये बात आप समझे? इसमें दोनों ही डोमिनेटिंग रहेंगे, बोथ फैक्टर्स n and tau average are equally dominating। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? बताइए, क्या ये चीज़ क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये क्या है? अब इसको ध्यान से समझना। व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी को समझने के लिए एक कांस्टेंट है, इसको समझने के लिए हमको एक सिनेरियो देखना पड़ेगा। आइए पहले वो सिनेरियो देखते हैं। आइए देखते हैं। फर्ज करो मेरे पास एक तार है, एक कंडक्टर है, और वो कंडक्टर का कुछ इनिशियल रेजिस्टेंस है, ठीक है? उस कंडक्टर का कुछ इनिशियल रेजिस्टेंस है, आर इनिशियल, जिसको मैंने R0 कहा। और जब ये रेजिस्टेंस R0 है ना, उस टाइम पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर, इसको भी मैं इनिशियल टेम्परेचर बोलता हूँ, Ti, वो मेरा T0, ठीक। अब मैंने टेम्परेचर को चेंज करा, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने टेम्परेचर T0 से बढ़ाकर T0 प्लस dt कर दिया, टेम्परेचर में कुछ छोटा सा चेंज ला दिया। तो मैंने देखा इसकी वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ के R0 प्लस dr हो गया, कुछ चेंज आ गया। अब ये चीज प्रैक्टिकली बेटा देखी गई कि जो चेंज आया है ना dr, ये जो चेंज था ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब ये डिपेंड कर रहा था दो चीज़ों पे। पहला, ये डिपेंड कर रहा था R0 पे, और दूसरा dr इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन dt। ये इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो तुम्हारे पास दो जनों के पास दो रेजिस्टेंस है, एक के पास है 3 ओम, एक के पास है 300 ओम, तो एक स्पेसिफिक चेंज इन टेम्परेचर पे जितना इनिशियल वैल्यू ज़्यादा होगी ना, उतना चेंज ज़्यादा आएगा। 300 ओम में चेंज ज़्यादा आएगा, 3 ओम में चेंज कम आएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो ये बताता है कि इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करता है। दूसरा, dt टेम्परेचर के चेंज पे भी डिपेंड करता है, मतलब दोनों के पास 3 ओम है, इसमें टेम्परेचर का चेंज करा 100 डिग्री का, इसमें टेम्परेचर का चेंज करा 50 डिग्री का, ठीक है? तो ऐसे में बहुत दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में जो इसमें चेंज आया, आई एम सॉरी, आज बहुत दिक्कत हो रही है, बार बार इलेक्ट्रिसिटी के कट्स लग रहे हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इसमें बेटा 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया और इसमें मात्र 50 डिग्री सेल्सियस का ही चेंज आया, ठीक है? तो अगर टेम्परेचर का चेंज इसमें 50 का है, इसमें 100 का है, तो जो ज़्यादा रेजिस्टेंस चेंज होगा ना, वो इसमें ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें चेंज इन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। क्या आपको ये बात समझ आई? बस इसी चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है। आइए इस डेरिवेशन को अब कंप्लीट करते हैं। अगर मैं दोनों को कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ dr इज प्रोपोर्शनल टू R0 डॉट dt। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल का साइन आएगा, dr इक्वल टू, अब कुछ कांस्टेंट आएगा बेटा, वो कांस्टेंट ही अल्फा है, अल्फा, और बाकी R0 dt, R0 dt। देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये वो कांस्टेंट है, ठीक है ना? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, ये कांस्टेंट है, ठीक है? तो ये अल्फा आ गया आपके पास। अब ये तो एक छोटा सा सिनेरियो मैंने बताया यहाँ पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा एक रेंज पता चले। अगर रेंज पता चले तो मतलब टोटल रेजिस्टेंस फाइनल पता चले, इनिशियल पता चले, तो मैं दोनों जगह इसको इंटीग्रेट करूँगा। यहाँ पर टेम्परेचर के हिसाब से, इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल, और यहाँ इनिशियल रेजिस्टेंस से फाइनल, ये वैल्यू है। आइए बेटा इसको इंटीग्रेट करते हैं। dr को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा r, और लिमिट लगेगी r फाइनल माइनस r इनिशियल इक्वल्स टू, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अल्फा R0 बाहर जाएंगे, और dt को इंटीग्रेट करूँगा तो ये हो जाएगा t, और लिमिट लगेगी t इनिशियल t फाइनल। आइए फर्दर
दोनों लिमिट्स को अंदर रखते हैं तो आपको मिलेगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट इंटू में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। बेटा टी फाइनल और माइनस टी इनिशियल को हम डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, तो ये बनेगा आर एफ, इसको यहाँ फेंक दीजिए तो ये बन जाएगा आर नॉट प्लस में अल्फा आर नॉट टाइम्स डेल्टा टी। आप चाहें तो आर नॉट को कॉमन ले सकते हैं, आपको मिलेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सो यू विल गेट बेसिकली दिस इक्वेशन। इसमें आर एफ इज योर फाइनल रेजिस्टेंस, आर नॉट इज इक्वल्स टू योर रेजिस्टेंस at 0 degree Celsius. Delta T is your change in temperature, and alpha तो मैंने आपको बताया यही है coefficient of temperature resistivity। ठीक है, आपको पता है R equals to rho L by A होता है ना, आपको पता है R कितना होता है rho L by A। अगर आप दोनों तरफ R की वैल्यू डालें तो बेटा यहाँ ये हो जाएगा रो फाइनल L बाई ए इक्वल्स टू रो नॉट L बाई ए इंटू में 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अगर आप चाहें तो यहाँ से L बाई ए से L बाई ए काटे तो आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा रो फाइनल इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। दोनों आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अल्फ़ा के बारे में अगर आप बात करें कि अल्फ़ा क्या है तो अल्फ़ा में ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ, छोटी सी स्पेस है, देखिए यहाँ करके दिखाता हूँ। अगर आप आर नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आर एफ विल बी आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी, यानी इसको आप आर एफ माइनस आर नॉट बटे आर नॉट डेल्टा टी इक्वल्स टू अल्फ़ा कह सकते हैं। ठीक है, अल्फ़ा की अगर आपसे कोई यूनिट पूछे तो सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स इज द यूनिट ऑफ अल्फ़ा, एंड दिस इज एवरीथिंग अबाउट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। बेटा अल्फ़ा ध्यान से देखो इस इक्वेशन को। रेजिस्टेंस में अगर कंडक्टर की बात करी जाए तो कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसका मतलब अल्फ़ा पॉजिटिव होगा। ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। यहाँ अल्फ़ा इज पॉजिटिव किसके लिए फॉर कंडक्टर्स, और दूसरा अल्फ़ा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है, घटता है ना सेमीकंडक्टर में, हमारा ग्राफ घटता है ना सेमीकंडक्टर में, देखो घट रहा है तो अल्फ़ा नेगेटिव होगा। इसके लिए याद रखो अल्फ़ा इज नेगेटिव, और इसके लिए अल्फ़ा विल बी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, समझे। और अलॉयज़ के लिए क्या बोल सकते हैं, अलॉयज़ के लिए अल्फ़ा अप्रॉक्सीमेटली 0 के ही बराबर होगा, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना, एग्जैक्टली नहीं बट अप्रॉक्स। ठीक है, तो दिस इज इट, टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं और फटाफट क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। आज की वीडियो मुझे बहुत तेज़ी से भगानी पड़ रही है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीज़न, गरीबी नहीं है भाई, सब कुछ चल रहा है, लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, आजकल कट ज़्यादा लग रहे हैं, इस वजह से वीडियो में काफ़ी दिक्कत आई है। कोई नहीं, पढ़ाते रहेंगे। देखो क्या कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ थिन सिल्वर वायर इज 1 ओम। ठीक है, एक थिन सिल्वर वायर है, उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, कितने डिग्री सेल्सियस पे, एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास इनिशियल है 1 ओम, कितने डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। द वायर इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड बाथ एंड इट्स रेजिस्टेंस राइजेस टू 1.2 ओम। अच्छा, मतलब आखिरी 1.2 ओम हो गया। कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, यानी टी फाइनल आप यहाँ पे निकाल लीजिए। अल्फा आपको 3.8 इंटू 10 की पावर -3 दे रखा है, तो इसको कैसे करेंगे, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। 1.2 इक्वल्स टू 1 इंटू में 1 प्लस अल्फ़ा 3.8 इंटू 10 की पावर -3 टाइम्स डेल्टा टी। इसको सॉल्व करें तो 1 यहाँ जाएगा तो 1.2 रहेगा, -1 कर दो तो 0.2 बटे 3.8 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू डेल्टा टी आ जाएगा। बेटा इसको ऊपर लेके जाओ तो ये क्या बच जाएगा,
देखो ये बचेगा 2/2/38 और ऊपर 10 की पावर +3 हो जाएगा, तो 1 2 3 कुछ ऐसा आ जाएगा, इक्वल्स टू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी टी फाइनल मुझे पता करना है और माइनस टी इनिशियल इज 20 डिग्री सेल्सियस, ये टी इनिशियल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से ये गया, 2 ने 18, देखिए 1000/19। अब तुम कैलकुलेटर से करके देख लेना, आंसर आ जाएगा, या अलग से काट के देख लेना, मेरे पास समय कम है तो मैं इसे जल्दी से करवा रहा हूँ। तो भाई 1000, इसको 20 मान लो। अगर इसको 20 मानोगे तो इससे ये कटेगा और ये 50 आ जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 कटा और 2 पंजे 10 और ये एक 0 एज इट इज। तो 50 और 20 इधर करो तो TF मेरा आएगा अप्रॉक्सीमेटली 70 डिग्री सेल्सियस। अब ये 70 नहीं होगा, 70 से थोड़ा ज़्यादा होगा, देख लेना। मेरे हिसाब से ये 72 पॉइंट कुछ समथिंग डिग्री सेल्सियस आना चाहिए आंसर, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेशन से निकाला ना। यहाँ मैंने बढ़ा के क्यों बोला? क्योंकि भैया मैंने डिनोमिनेटर कम था, मैंने उसे बढ़ाया है, तो मेरा आंसर मुझे पता कम ही आएगा, समझ रहे हो। ये अप्रॉक्सीमेशन है जो आप एग्जाम में यूज कर सकते हो। सो दैट इज हाउ यू डू इट। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल पे। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको दे रखा है ऑफ वायर कितना है? 0.00145 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपको अल्फा गिवन है, ये गिवन है, कह रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस इज कितना है? 2 ओम, ठीक है। आपको कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 3 ओम। ये तो पहले जैसा सवाल है, कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस 3 ओम हो जाए। तो टी वो पूछा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख लो। आप इसको कैसे करते हो? 3 इक्वल्स टू 2, 1 प्लस 0.00145 इंटू में डेल्टा टी। तो इसको सॉल्व करो, 2 को यहाँ लेके जाओ तो 1.5 इक्वल्स टू 1 प्लस 0.00145 डेल्टा टी। फर्दर सॉल्व करो, यहाँ लेके जाओ तो ये हो जाएगा 0.5/0.00145 इक्वल्स टू डेल्टा टी। इसका काटा बीटी करो तो हो जाएगा 5/145 और ऊपर आ जाएगा 1 2 3 4 और नीचे 10, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा इतना, इक्वल्स टू डेल्टा टी। बेटा काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 45, 5 9 45, 1000/29। मैं अप्रॉक्सीमेशन से कर रहा हूँ, इसको 30 मान लो तो 0 से ये जाएगा और इसको काटो, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33.33 करके कुछ आएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, अच्छा 1 0 कम है, यहाँ 4 होना चाहिए था, ठीक है, ये गलती कर दी थी, ठीक है। तो ये आएगा 333.33, ये आएगा। तो 333.33 इक्वल्स टू TF माइनस टी इनिशियल। TF पता नहीं और T इनिशियल मेरे को बोल रखा है 100 है, तो फाइनल आंसर में आपका आएगा 433.33। ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है जो मैंने फट निकाला है, एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट के लिए कैलकुलेट करना, एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अप्रॉक्सीमेट आंसर आपको यहाँ जाएगा। आइए एक और सवाल पे आते हैं फटाफट। अब ये जेई का क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में जेई का एक क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि 2 ओम एक रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 2 ओम एंड 3 ओम एट 10 डिग्री एंड 30 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल बता दो, यानी अल्फा बता दो। तो इसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, RF इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आइए तेजी में इसको करते हैं। तो जब 2 ओम था तो R0 1 प्लस अल्फ़ा 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 तो निकालना है, डेल्टा टी कितना है 10 है, और 3 इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा, ये है 30। बेटा इसको आपस में डिवाइड कर दो, R0 से R0 जाएगा, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 30 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 10। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 60 अल्फ़ा इक्वल्स टू 3 प्लस 30 अल्फ़ा। इसको यहाँ भेजो तो 1 इक्वल्स टू 30 अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा इज़ 1/30, 1/30, 3 3 9 3 3 9, मतलब दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। आंसर ए इज़ करेक्ट, ठीक है ना। सेल्सियस इनवर्स इसकी यूनिट है, सारी वैल्यू सेल्सियस में है, सो दिस इज़ योर आंसर। सिमिलरली ऐसे आपके पास एक और सवाल है, जैसे कि ये आपसे पूछ रहा है इस सवाल में कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ 5 ओम एंड एट 50 डिग्री सेल्सियस
एंड 6 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। कह रहा था रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस बताओ। तो सेम फॉर्मूला है आर एफ इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आइए लगाते हैं। तो 5 ओम था जब 50 डिग्री सेल्सियस था, और 6 ओम था जब 100 डिग्री सेल्सियस था। दोनों को डिवाइड करिए, फर्स्ट और सेकंड को, दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज़ सेकंड, दोनों को डिवाइड करिए। आर नॉट से आर नॉट जाएगा, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 5 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 100 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 50। सॉल्व करिए, 5 प्लस 500 अल्फ़ा इक्वल्स टू 6 प्लस 5 6 30, 300 अल्फ़ा। बेटा इसको यहाँ लेके जाइए, आपको मिलेगा 1 इक्वल्स टू, इसको यहाँ करिए 3 2 5 इक्वल्स टू 200 अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा इज़ 1/200। अब आपसे 0 डिग्री पूछ रहा है बेटा, आर नॉट ही वो रेजिस्टेंस है जो 0 डिग्री पे होता है। तो आइए पहली वाली इक्वेशन को ही पकड़ लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज़ 5 इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा 50 कह रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू रख दूँ ऊपर से, तो आर नॉट मेरे पास आ जाएगा 5 एकम 5, 5 चौका 20, 1 प्लस 1/4, 5 इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आर नॉट विल बी 4 और 1 5, 5/4, 5 से 5 गया, आर नॉट विल बी 4 ओम। सो 4 ओम इज ऑप्शन सी। सो सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो होती है समाप्त। आज की वीडियो के लिए बहुत बहुत माफ़ी। मैं क्या बताऊँ, बहुत बार बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रही थी, बार थोड़ा सा कट्स लग रहे थे, फिर भी वीडियो कंप्लीट हुआ। नई वीडियो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि नई वीडियो में हम देखेंगे बैटरी का पूरा मैकेनिज्म, बैटरी काम कैसे करती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और पढ़ाई करते रहो। मिलेंगे अगली वीडियो में।